हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गैलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है। एएनआई के हवाले से खबर के मुताबिक गैलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है। चीन की तरफ भी कैजुअल्टीज हुई हैं, 43 कैजुअल्टीज हैं। कितने चीनी सैनिक मारे गए हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हैं, ये नहीं पता, लेकिन ये साफ तौर पर खबर है कि चीन में भी कैजुअल्टीज हुई हैं। एएनआई ये खबर दे रहा है कि चीन में भी सैनिक मारे गए हैं। सेना का बयान आ चुका है जिसका इंतजार हम कह रहे थे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि 20 सैनिकों की शहादत हुई है। 3 की खबर पहले आई थी, उसके बाद यह कहा गया कि 17 सैनिक गंभीर रूप से घायल थे, उनकी भी शहादत हो गई। तो कुल मिलाकर के 20 सैनिकों की शहादत की बात रक्षा मंत्रालय ने, सेना ने साफ तौर पर कही है कि कल गैलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ जो झड़प हुई थी उसमें 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है। चीन में क्या नुकसान हुआ है, चीन की तरफ से यह नहीं कहा जा रहा, नहीं आंकड़ा बताया जा रहा, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि चीन अपने सैनिकों को एयरलिफ्ट करवा रहा है। 43 का आंकड़ा एएनआई ने बताया है वहां कैजुअल्टीज का। अब इसमें कितने सैनिक चीन के मारे गए हैं और कितने गंभीर रूप से घायल हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सेना का बयान अभी अभी जो आया जिसका इंतजार था वो ये है कि 20 भारतीय सैनिकों की गैलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहादत हुई है। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन को भारत कैसे देगा मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि अब ये साफ तौर पर जो शहादत हुई है वो ये इशारा करती है कि चीन को सबक सिखाना अब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बातचीत के बीच उसने पीठ में खंजर घोंपा है। बातचीत भारत और चीन की लगातार चल रही थी और इस बीच कल गैलवान घाटी में देर रात के अंधेरे में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर उस वक्त हमला किया जब वो निहत्थे थे, निहत्थे सैनिकों पर हमला किया। अब आप सोचिए कि 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है और सूत्र ये बता रहे हैं कि इससे ज्यादा शहादत चीनी सैनिकों की हुई है। यानी चीन अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो तैयारी के साथ आता है तो उसको मुंह की खानी पड़ सकती है, लिहाजा रात दबे पांव, रात के अंधेरे में निहत्थे भारतीय सैनिकों पर उसने हमला किया। और अब सेना ने यह बयान देकर आंकड़ा साफ किया है कि 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है, यानी 20 भारतीय जवानों की शहादत हुई है। नीरज राजपूत हमारे साथ हैं। नीरज, आंकड़ा साफ कर दिया गया है, यह बता दिया गया है सेना की तरफ से कि 20 शहादत हुई हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने एएनआई के हवाले से जब बताया था तो एएनआई ने यह कहा था कि कम से कम 20 सैनिकों की शहादत हुई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है अनुराग। अब ये भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है कि 20 सैनिक जो है वो शहीद हुए हैं गलवान घाटी में। क्योंकि जो 3 पहले हमने दिन में बताया था, 17 जवान जो बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हुए थे वो भी हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई है। यानी कि 20 का आंकड़ा जो बताया गया है भारतीय सेना की तरफ से बताया गया है। और साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि गलवान एरिया में भी जो डिसएंगेजमेंट का बताया गया है कि जो डैपर क्लैश हुआ था वहां पर भी डिसएंगेजमेंट हो गया है। ये भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक जो बयान है वो जारी किया गया है। लेकिन सेना ने बयान जारी किया, लेकिन साफ तौर पर हम प्रणय उपाध्याय से मैं अगला सवाल करूंगा। प्रणय, अब सेना का अगला कदम क्या होगा, इस बाबत कुछ नहीं बताया गया है कि कैसे अब चीन से निपटेगा भारत। यह बहुत जरूरी है, इसे हर देशवासी जानना चाहता है। 20 सैनिकों की शहादत हुई है, देश इसे कभी भूलेगा नहीं। चीन के इस धोखे को 58 साल के बाद यह सबसे बड़ा विश्वासघात चीन ने हमारे साथ किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत बड़ी घटना है जिस तरीके से, और ये शायद 1962 की दोनों देशों के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा जो लाइफ लॉस है, संभवतः ये सबसे बड़ा लाइफ लॉस है। और जिस तरीके से 20 जो भारतीय सैनिक हैं उनकी शहादत हुई है इस घटनाक्रम के अंदर, वो निश्चित रूप से बड़ी घटना है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि अब भारतीय सेना आगे क्या कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से भारतीय सेना की जो कार्रवाई थी उसकी आंच चीन को भी महसूस हुई होगी। और अब फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि तनाव को घटाया जा सके, तनाव को डीएस्केलेट किया जाए। लेकिन निश्चित रूप से ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। चीन को भी ये चीज समझ में आनी चाहिए, या चीन को समझाई जरूर जाएगी कि अगर
वो इस तरीके की कोई मिस एडवेंचर करता है तो उसके मिस एडवेंचर का जवाब जरूर होगा, और किसी भी कीमत पर भारत अपने संप्रभुता की, अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी रक्षा करेगा, उसकी हिफाजत करेगा, और उसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए वो तैयार है। ये बताता है कि किस तरीके से वहां पर भारतीय सैनिक जो है वो डटे हुए थे, और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर शहादत के बावजूद अब भी भारतीय सेना जो है वो उन मोर्चों के ऊपर तैनात है। वो मोर्चे हटाए नहीं गए हैं अनुराग, वो मोर्चे अब भी वहां पे मौजूद हैं। फिलहाल बातचीत की कोशिशें चल रही हैं कि इस मामले को सुलझाया जा सके। चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर के ऊपर बातचीत और संवाद की कवायद जारी है। लेकिन प्रणय, चीन को यह बताना बहुत जरूरी है, और वो भी सख्त लहजे में, कि किसी तरह का मिस एडवेंचर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर भारत की तरफ से यह कहा गया है कि हम चीन से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से रात के अंधेरे में दबे पांव निहत्थे सैनिकों पर हमला, यह कायरता की निशानी है। यह चीन को कैसे समझाया जाएगा? देखिए, जिस समय चीन की तरफ से कार्रवाई अनुराग की गई तो उस समय उसी जगह पर वहां उन्हें जवाब भी दिया गया। यही भारतीय सेना की जो पूरी स्ट्रैटेजी है इस पूरे मामले के अंदर। अगर आप देखें, चीन की तरफ से जब सैनिकों को आगे बढ़ाया गया तो जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी अपने सैनिकों को तैनात किया। चीन ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई तो भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या को उस जगह पर बढ़ाया। एक तरीके से मिरर डिप्लॉयमेंट जिसे कहा जाता है मिलिट्री की भाषा में, वो भारत ने किया। और चीन को केवल यह बताने की कोशिश है कि आप भारत को संख्या के आधार पर, ताकत के आधार पर डरा या धमका कर अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। आपको इस चीज के लिए को समझना होगा कि भारत के साथ बातचीत करके मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि इस एलएसी पे जिसके ऊपर विवाद है, आप ये देखिए अनुराग कि 2002 के बाद से इस एरिया में चीन ने अपने मैप्स तक एक्सचेंज नहीं किए हैं। यानी एलएसी है कहां, एलएसी का जो ओरिएंटेशन है, एलएसी का जो लेयर है वो किस तरफ है, किस तरीके से चीन उसको एलएसी मानता है, ये भी वो बताने को, कागज के ऊपर उतारने को तैयार नहीं है। यही सारे विवाद की जड़ है। और 2002 में जब पहली बार उन्होंने नक्शे चेंज किए भी थे तो करीब 20 मिनट के अंदर वो नक्शे वापस ले लिए थे। ये जो सारे परसेप्शनल डिफरेंस हैं, ये भी भारत को तब पता चले कि ये जो क्लेम करते हैं वो किस जगह करते हैं। तो भारत की तो सारी लड़ाई ही इस चीज की है कि अगर एलएसी बनाना है तो कम से कम आप डिफाइन करिए, बताइए, कागज पर उतारिए, ताकि इसके आगे बातचीत हो। 22 दौर की बातचीत हो चुकी है दोनों देशों के बीच में अनुराग, और अब भी वही ढाक के तीन पात बने हुए हैं, क्योंकि ये मामला चीन आगे बढ़ाना नहीं चाहता। उसकी जियोपॉलिटिक्स अगर आप देखें तो वो भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने में बहुत ज्यादा विदेश मंत्रालय का ये बयान नहीं भूलना चाहिए प्रणय कि वो एलएसी की स्थिति को बदलना चाहता था। इसका मतलब चीन की मंशा साफ है कि वो धोखा ही देना चाहता है। इससे कैसे निपटेंगे हम? बिल्कुल, जो अगर आप देखें कि वो एलएसी के ऊपर अपने क्लेम्स को चेंज कर रहा है बार बार। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस जगह से गुजरती है, उसमें अगर फीचर फिंगर 4 है या फिंगर 8 है तो फिंगर 8 का नॉर्थ वेस्ट साइड है या नॉर्थ ईस्ट साइड है, ये वो डिफाइन नहीं करना चाहते हैं। और ये सारी जो घटनाक्रम हुआ है 15 जून की शाम को, देर शाम के बाद घटनाक्रम शुरू हुआ, उसमें चीन ने धोखा दिया, क्योंकि दोपहर के अंदर जब शांति वार्ता हुई, जब आपस में बातचीत हो रही थी डी एस्केलेट करने के लिए, तनाव को कैसे घटाया जाए, इस पर बात हो रही थी। यानी उसकी शब्दों में कुछ और था, मन में कुछ और था, और जो मन में था वो रात के अंधेरे में सामने आया। और रात के अंधेरे में यह सामने आया कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहता है। उसे यह कतई रास नहीं आ रहा है कि वो अपनी तरफ तो सड़कें बनाता रहता है। बीते कई सालों से चीन अपनी तरफ से सड़कें बनाया जा रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसने किया है। और जब भारत की तरफ से इस मामले को उठाया जाता है तो चीन कहता है कि ये वो वहां के स्थानीय लोगों के सहूलियत के लिए बना रहा है। लेकिन इस तरफ अगर भारत जरा सी भी कोई कार्रवाई करता है, अपने इलाके के अंदर अगर रोड बनाने की कोशिश करता है, तो चीन को उसके ऊपर आपत्ति होती है। यानी साफ तौर पर चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इट्स ईदर माय वे और हाईवे, यानी अगर जैसा हम चाहेंगे उस तरह से परिभाषित करेंगे, और अगर आप इस पे आपत्ति करते हैं तो हमें आपकी आपत्तियां का जो है स्वीकार नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रणय, लेकिन मुझे एक बात बताइए, बताइए, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। लगातार चीन जिस तरह से बार बार ये शांति की बात करता रहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शांति बहाल हो, उसके बाद इस तरह की हरकत, अब आज पूरा दिन बहुत अहम मीटिंगों में बीता है। भारत अपनी रणनीति पर कुछ बदलाव के बारे में सोच रहा है, कुछ ऐसी बात हुई है क्या जो तमाम आज दिन भर मीटिंगों का दौर चला है? निश्चित रूप से भारत को अब अपनी, क्योंकि ये अगर आप देखें बीते 1975 के बाद से जो कुछ नहीं हुआ वो 40 सालों बाद हो गया। यानी
अब ये एस्केलेशन मैट्रिक्स पर एक नया पैमाना जो है वो स्थापित कर दिया है चीन ने। इसलिए भारत को अब इस चीज को भी फैक्टर इन करना होगा। गोली भले ही न चली हो, लेकिन गोली न चलने के बावजूद अगर इतना बड़ा लाइफ लॉस होता है, इतने ज्यादा सैनिकों की शहादत होती है, तो भारत को इस चीज को फैक्टर इन करके चलना होगा। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी ये ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत और चीन के बीच का मामला है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर आप देखें तो भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं, दो न्यूक्लियर पावर हैं। यानी इन दोनों के बीच में किसी भी संघर्ष का मतलब होगा दुनिया की 1/3 आबादी के बीच में संघर्ष का होना। यह बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। निश्चित रूप से चीन भी इस चीज के दबाव में होगा, क्योंकि चीन अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को यह जताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर उसके बारे में यह छवि बनती है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ में बॉर्डर भी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, इस तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर करता है, तो यह चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए भी बहुत घातक है। और शायद यही वजह है कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आनन फानन में बयान जारी किया गया, कहा गया कि वो बातचीत के जरिए चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि टेंशन हो। क्योंकि एक तरफ वो ये बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो बॉर्डर के ऊपर जो उसके फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चूंकि डिफाइन नहीं है, उसमें परसेप्शनल डिफरेंस है, इसी का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है। और ये लगातार अगर आप देखें बीते 1 महीने के अंदर ये 1 जगह 2 जगह 3 जगह नहीं, 3-3 4-4 जगह पे फेस ऑफ की सिचुएशन क्रिएट की गई है। उस फेस ऑफ सिचुएशन के अंदर टेंशन को बढ़ाया गया है। और आक्रामक बिहेवियर अगर आप देखें कि शुरुआत के अंदर 5-6 जून को जिस तरीके की मारपीट की घटनाएं सामने आई थी, पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी, उसी से यह लग गया था कि इसके अंदेशे मिलना शुरू हो गए थे कि चीन इस बार कुछ जरा आक्रामक मूड में है। लेकिन भारत की तरफ से उसको वहीं उसी जगह पर जवाब दिया गया। निश्चित रूप से भारत की जो स्ट्रैटेजी होगी इसके आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि भारत अब चीन को किस तरीके से काउंटर करता है। क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, इसको तकनीकी तौर पर भले ही फेस ऑफ कहा जा रहा हो कूटनीतिक भाषा के अंदर, टेंशन न बढ़े इसके लिए, लेकिन ये दोनों देशों के बीच में एक तरीके से लड़ाई कही जा सकती है। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा जो लाइफ लॉस है भारतीय सेना का, वो शायद चाइना बॉर्डर के ऊपर 1962 के बाद से नहीं हुआ। ये बहुत अहम घटना हुई है। और इसीलिए जो आज सुबह से मीटिंगों का दौर चल रहा है, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ हो या देर शाम तक प्रधानमंत्री अगर ये मंथन करते रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन सारी चीजों का असर नजर आएगा। जाहिर तौर पर इस तरीके की बातें मीडिया के जरिए या इस तरीके की बातें सार्वजनिक बयानों के जरिए नहीं होती हैं, लेकिन चीन को उस जगह पर जवाब जरूर मिलेगा जहां पर उसे या तो दर्द सबसे ज्यादा होता है या उस पर असर सबसे ज्यादा होगा। जी, जाहिर सी बात है। और इसी से जुड़ा नीरज राजपूत से मेरा अगला सवाल है, क्योंकि नीरज जो है वो सेना की तैयारियों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। नीरज, पहली बात यह कि चीन जो है वो बातचीत का ढोंग कर रहा है, पीठ में खंजर भोंक रहा है, रात के अंधेरे में निहत्थे भारतीय सैनिकों पर वो हमला कर रहा है। एक तरफ वो नेपाल को भड़का रहा है, एक तरफ वो पाकिस्तान को भड़का रहा है। क्या कहा जाए इसको, इस तरह से चीन जो बौखलाया है उससे क्या संदेश जा रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अनुराग, अगर हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करें तो बिल्कुल ये चीन की रणनीति रही है कि भारत को किसी तरह से बॉर्डर पर जो है उलझा के रखा जाए। अगर बॉर्डर समस्या सुलझ जाती है भारत की, चाहे वो पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, इतना लंबा बॉर्डर हमारा है और वहां पर जो हमारी फोर्सेस तैनात रहती हैं, तो अगर वहां पर वो सुलझ जाता है तो भारत एक सुपर पावर एशिया में बनकर उभरेगा और वो सीधे टक्कर देगा चीन को। तो चीन की कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से जो भारत को उलझा के रखे। एलओसी पर पाकिस्तान के साथ देखते हैं हम लगातार उकसाता रहता है, पूरी तरह से सपोर्ट करता है, आतंकियों को सपोर्ट करता है, यूएन तक पे सपोर्ट करता है। और अगर टेक्निकल लेवल की बात करें, यानी कि बॉर्डर पर बात करें, इस बार की बात करें, क्योंकि उसको चीन को यह समझ में आ रहा है कि भारत अब पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश जो है जिनसे वो भड़काने की कोशिश करता है उनसे नहीं संभल पा रहा है। और इसीलिए खुद चीन ने इस बार मोर्चा लिया और हमने देखा कि लद्दाख में किस तरह से कितनी जगह पर हमने फेस ऑफ की स्थिति देखी। फिंगर एरिया में देखा हमने, पेंगोंग लेक के पास देखा, गलवान घाटी में देखा। गलवान घाटी में तो कैंप तक लगा दिए थे, 80 टेंट लगा लिए थे और वहां पर रात के अंधेरे में किस तरह से एम्बुश किया उसने, भारतीय सैनिकों के ऊपर एम्बुश किया, वो भी हम देख सकते हैं। तो अब जो झड़प हुई है, ये लोकल स्तर की झड़प नहीं है जैसे कि शुरुआत में मानी जा रही थी कि सिर्फ लद्दाख में होगी। ये अब झड़प जो है और ऊंचे लेवल की झड़प है, जिसमें माना जा रहा है कि जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कि चीन की पूरी देखती है, भारत की सीमा को देखती है, वहां के किसी सीनियर कमांडर की तरफ से ये हरी झंडी दी गई होगी कि इस तरह से फेस ऑफ करना, इस तरह से घेराबंदी करने की कोशिश करनी है भारत की। हमने नॉर्थ सिक्किम में देखा, वहां पर भी झड़प हुई थी
उसके अलावा हमने देखा कि लिपुलेख जो कि नेपाल का ट्राई जंक्शन है, वहां पर भी चीन ने ऑब्जेक्शन किया, जो भारत ने अपनी हेड्स बनाई थी। तो ये एक सोची समझी रणनीति है कि भारत को स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल दोनों लेवल पर उलझा के रखना है, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि लेकिन आप नीरज ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की हिमाकत चीन ने इससे पहले कभी नहीं की जो कल की है उसने। नीरज, ये चीन ने पहली बार किया है, ये बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये जो जैसे कि आप अनुराग लगातार बोल रहे हैं कि ये पीठ में खंजर भोगने जैसा है, बिल्कुल वही खंजर भोगा है चीन ने, क्योंकि दिन में मीटिंग हुई उसी कर्नल संतोष बाबू के साथ, वही कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार रेजिमेंट के, उनके साथ मीटिंग हुई दिन में कि हाँ दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो पीछे चले जाएंगे, डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। डिसएंगेजमेंट माने कि सैनिक जो है पीछे चले जाएंगे, 2.5 से 3 किलोमीटर चले जाएंगे पीछे, गैलवान की जो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 है वहां से पीछे चले जाएंगे। रात में भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी देखने जाती, क्या वाकई में ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसे देखने की जरूरत पड़ती है पेट्रोलिंग पार्टीज को कि वो देखे कि वाकई में दूसरी सेना ने ऐसा किया है। उसको देखने के लिए गई थी, वहां पर एम्बुश किया गया, उनको धक्का दे दिया गया, पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया, उनको नीचे गलवान नदी में गिर गए, सैनिक गिर गए। उसके बाद दूसरी पेट्रोलिंग पार्टी जाती है, जब रीइंफोर्समेंट गई, जब बहुत देर तक नहीं आई थी भारतीय सेना की पहली टुकड़ी, तब फिर रीइंफोर्समेंट यहां से गई और उसके बाद फिर क्लैश हुआ, जबरदस्त क्लैश हुआ, जिसमें हमने देखा कि भारतीय सेना के 20 जवान जो शहीद हो गए, और भी कई घायल हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है, हॉस्पिटल में है, मिलिट्री हॉस्पिटल लेह में है। और जो चीन के जो सैनिक है उनकी भी कैजुअलिटी हुई, बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटी हुई, माना जा सकता है कि डबल के करीब जो कैजुअलिटीज चीन की तरफ भी हुई है। जी नीरज, भारत ने जवाब दिया है, कड़ा जवाब दिया है, भारतीय सैनिकों की तरफ से कड़ा जवाब दिया गया है और बहुत अहम जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, मुझे एक बात बताइए, लगातार चीन दुनिया में अपने धाक जमाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद सीमा पर जो उसकी हरकतें हैं अगर उसको देखें तो वो बहुत अलग और गलत नजर आ रही है। देखिए, और जो जानकारी मिल रही है कि हेलीकॉप्टर से चीन अपने हाथात सैनिकों को वहां से एयरलिफ्ट करके लेकर जा रहा है, क्योंकि 43 सैनिक जो अभी जानकारी मिल रही है चीन के हाथात हैं और उनको हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। प्रणय, मुझे एक बात बताइए, ये जो इंटरनेशनल या वैश्विक स्तर पर जो लॉबिंग करने की कोशिश चीन कर रहा है, ऐसे में भारत अपने आप को थोड़ा बेहतर स्थिति में अभी पा रहा है, लेकिन अब इस घटना के बाद चीजें कैसे बदलेंगी? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने के बावजूद चीन अगर इस तरीके की करतूत करता है, इस तरीके का बर्ताव करता है और वो भी ऐसे समय में करता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय जनमत में चीन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी जगह से इस पर सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि अमेरिका इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, अमेरिका की तरफ से क्या बयान आता है, अन्य जो देश हैं उनकी तरफ से क्या बयान आता है, किस तरीके से भारत उन्हें एंगेज करता है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से अमेरिका लगातार चीन के ऊपर इस चीज को लेकर सवाल उठा रहा है। चीन के विस्तारवाद को लेकर केवल भारत की ही चिंताएं नहीं है, चीन के विस्तारवाद को लेकर चिंताएं वियतनाम की भी हैं, कंबोडिया की भी हैं, फिलीपींस की भी हैं, और जो साउथ ईस्ट एशिया के और मुल्क हैं उनकी चिंताएं हैं, जापान की चिंताएं हैं, ताइवान की चिंता है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो चीन के इस विस्तारवाद की नीति से को लेकर परेशान है। तो अंतर्राष्ट्रीय जनमत पे चीन का ये जो आक्रामक बिहेवियर है ये निश्चित रूप से चीन को भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि इससे स्टेटस को जमीन पर भले ही ना चेंज हुआ हो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छवि के तौर पर चीन को भी इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि जनरली जो बिग पावर्स हैं दे बिहेव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना होता है, और अगर चीन गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करता हुआ नजर आता है तो इसका अंतर्राष्ट्रीय छवि पर उसकी काफी असर होगा। और भारत भी अब इस चीज के ऊपर कोशिश करेगा कि चीन ने किस तरीके से इस इलाके पर कब्जाने की कोशिश की है। और अगर आप देखें कि भारत के इर्द गिर्द जितने भी ट्राई जंक्शन पॉइंट्स बनते हैं, चीन ने 1962 की लड़ाई के बाद से 1963 के अंदर पाकिस्तान से 5108 किलोमीटर जो भारत की जमीन थी वो हासिल की। ये एक इल्लीगल सौदा था जिसमें करके चीन ने इस पूरे एरिया में अपनी टांग फंसाई है ताकि भारत का डिस्प्यूट पाकिस्तान से भी सॉल्व ना हो। इसके अलावा नेपाल के साथ लिपुलेख की बॉर्डर अगर चेंज होती है तो इसका मतलब होता है कि एक ट्राई जंक्शन पॉइंट पे एक नया त्रिपक्षीय विवाद हो। डोकलाम में अगर हमने देखा कि किस तरीके से डोकलाम में भूटान की कनपट्टी में बंदूक रख के उन्होंने उस जगह भी एक ट्राई जंक्शन पॉइंट के ऊपर प्रेशर पॉइंट बनाने की कोशिश की। यानी निश्चित रूप से भारत की जितनी भी लैंड बॉर्डर है और 3488 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के बीच में, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और हर तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है चीन, हर तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। प्रणय, आप रहे हमारे साथ, लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब जुड़ गए। अस्थाना साहब, जो जानकारी आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है और चिंताजनक है। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, चीन के 43 हाथाहाथ हुए। सवाल बड़ा यह है, जवाब तो भारतीय सैनिकों ने चीन को दिया, लेकिन शांति का राग अलापते अलापते पीठ में छुरा घोंपने से बाज आ नहीं रहा है चीन। तो स्ट्रैटेजी कैसे हम चेंज करेंगे? हेलो जी अस्थाना साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो
खैर अस्थाना साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी अस्थाना साहब, आप सुन पा रहे हैं? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हमारा बड़ा सीधा सा सवाल है, ये जो खबर आ रही है बहुत चौंकाने और बहुत आपके पास। जी हम सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अस्थाना साहब, मेरा सवाल यह है कि चीन शांति का राग अलापते अलापते बार बार हमारी पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आता है। जो कुछ कल गलवान घाटी में हुआ, भारतीय सैनिकों ने जवाब तो उसका मुंह तोड़ दिया है, लेकिन अब स्ट्रैटेजिकली हम कैसे इस पूरे मसले को भविष्य के लिए अपनी रणनीति को बदलेंगे ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना बन पाए और चीन भी सोचे? रणनीति को बदलना पड़ेगा, हमें और ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये है जो ये कैजुअलिटी हुई है ये कम कैजुअलिटी नहीं है, और इसको बिल्कुल आसानी से ये बोल के एक स्टेटमेंट दे के हम ये एक किनारे नहीं कर सकते। ये जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं ये चीन की नासमझी और चीन की गैर जिम्मेदाराना तरीके से हुई हैं, क्योंकि जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में, जो कमांडरों के बीच में बात हुई थी, उन्होंने इन सबको वायलेट किया है। और इन सबको वायलेट करने के बाद में जिस किस्म की थर्ड लेवल की जो लड़ाई होती है, जैसे सड़क के गुंडे करते हैं, उस किस्म की लड़ाई में बिल्कुल वैसा किया अस्थाना साहब। लेकिन बीच में एक चीज और जोड़ रहा हूं, ये सब कुछ वहां पर मौजूद कमांडरों ने तो किया नहीं होगा, कहीं ना कहीं से हरी झंडी उनको चीन के अंदर से ही मिली होगी, और वो किस लेवल से मिली है कोई नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका मतलब है कि ये जो भी कुछ हुआ है ये पूरे प्रोग्राम के तहत हुआ है, क्योंकि उनका आना, उनकी जो जितनी फौज आई, पहले होता था फेस ऑफ, लोग पेट्रोल पे आते थे और उसके बाद में रुक जाते थे। इस बार उन्होंने बिल्डअप करके फेस ऑफ किया। हालांकि वो बात अलग है कि उनके लोग एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे तो उनका साजो सामान तैयार था, लेकिन वो ये पूरी स्ट्रेटजी के तौर पे है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिना स्ट्रेटजी के या बिना बीजिंग के हरी झंडी के नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि ये दबाव भारत के ऊपर सामरिक तौर पर बनाने के का इसमें एक अंदेशा जरूर है। और जो पॉइंट्स चूज किए गए हैं उसमें से गलवान नया पॉइंट है। ये पहले जो 23 पॉइंट हैं जो डिस्प्यूट, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट माने जाते थे, उसमें ये शामिल नहीं था। तो ये नया पॉइंट है, जो नया एक तरीके से नई प्रॉब्लम खड़ी की गई, स्टार्ट की गई एक गलत मैसेजिंग देने के लिए। और भारत का जो कद बढ़ रहा था, जैसे अभी 2 दिन के बाद में भारत सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने वाला है, और WHA का प्रेसिडेंट जो है हो रहा है भारत, और उसके अंदर इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साहब मुझे एक बात बताइए, मैं बड़ा तकनीकी तौर पर समझना चाहता हूं, हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ा जरूरी है। अभी तक जो हमारी डिफेंस डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी थी, इस घटना के बाद बहुत कुछ हमने भी उससे सीख लिया कि क्या कुछ चीन कर सकता है, किस स्तर तक जा सकता है, उसमें कैसे बदलाव करेंगे, क्या उसमें किस तरह के और बदलाव होने चाहिए? उसमें अभी यही होगा सबसे बड़ा। अभी तक ये था कि हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह क्या कर रहे थे कि जो हमारा जहां पर हम लोगों की जो है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो परसेप्शन है, जहां पे ओवरलैप करता था तो हम जाके अपनी पेट्रोलिंग करते थे और वहां पे झंडा दिखा के आ जाते थे, और वो अपनी पेट्रोलिंग करते थे और झंडा दिखा के चले जाते थे। अभी क्या है कि वो धोखे से आके सामान लेके और बैठ जाते हैं। तो हमें भी जब अब हम जाते हैं तो हमें इस तैयारी से जाना पड़ेगा कि जरूरत पड़े तो हम भी जाके बैठ जाएं। अब वो गलत जगह पे बैठ गए आके तो हमारे भी पास भी मौके हैं तो और बहुत जगह हैं। बिल्कुल, अब ये संदेश भी जाना चाहिए कि जरूरत पड़ेगी तो हम भी अंदर आकर बैठ सकते हैं, और जब तक इतना कड़ा संदेश नहीं देंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अस्थाना साहब, जब तक इतना कड़ा संदेश नहीं देंगे तब तक चीन के भी समझ में नहीं आएगा